आ रहा है नवंबर और दिसंबर में तो भाई सभी के में आएगा, सब के में मान के चलना थर्मोडायनेमिक और इक्विलिब्रियम। तो टाइप ऑफ प्रोसेस पे आ गए हम। टाइप ऑफ प्रोसेस नंबर 1। आज भी मैं सिंपल बोल रहा हूँ, जब मैं कहूँ बाहर जाओ तो भारत ले जियो, क्योंकि देखो कल भी कई सेकंड खराब हो गए इनकी पूछने में हम बाहर क्यों जाए, वो मैं बाहर बताऊंगा अच्छी तरह। ठीक है, तो टाइप ऑफ प्रोसेस थर्मोडायनेमिक में 7 प्रोसेस है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आइसो का मतलब होता है सेम और थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर। इसका मतलब वो प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। पता है, वो पूरी एक क्वेश्चन को बोल देंगे, क्वेश्चन 4 लाइन का क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल, और उनमें बोल देंगे कि भाई आइसोथर्मल केस है, तो मान लेना कि पूरे न्यूमेरिकल में टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है, वो आइसोथर्मल एक वर्ड बोलेंगे बस। इसका मतलब क्या होता है, तो आंसर इसका मतलब होता है कांस्टेंट है टेम्परेचर। ऐसे ही मैं कोशिश करूंगा कि सारे वर्ड में से कुछ देखो, थर्मल का मतलब होता है हीट, ठीक है, आइसो का मतलब सेम, और बारीक का मतलब आइसो बारीक प्रोसेस। कोई बच्चा बताएगा प्रेशर की ऐसा यूनिट, बार होगी, पास्कल होगी, एटीएम होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगी, ये सारी प्रेशर की ऐसे यूनिट है। तो इसमें बार भी एक ऐसा यूनिट है, बार का मतलब है कि इसमें कांस्टेंट है आपका क्या, प्रेशर। तो ये कांस्टेंट प्रेशर, ये कांस्टेंट प्रेशर हो गया। अगला आ जाओ नंबर 3। नंबर 3 पे है आपका आइसोकोरिक प्रोसेस। भाई वो प्रोसेस जिसमें क्या कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम। इसका लॉजिक अपने आप बता दियो, इसका कोई लॉजिक नहीं बन रहा, बस ये है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है ना। तो आज तक इन तीनों में से कोई एक डेफिनेशन एग्जाम में आई है, फिर भी मैं तीनों को रीड कर रहा हूं। तुम्हारा पेज नंबर 2 लेफ्ट के टॉप पे चले जाओ और लगातार डेफिनेशन देखो अब एक एक करके। आइसोथर्मल, द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। आइसोबारिक, द प्रोसेस इन विच क्या, प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। आइसोकोरिक, द प्रोसेस इन विच वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। इन तीनों में से कोई भी एग्जाम में नहीं आई, लेकिन जो एग्जाम में आई उसका नाम है एडियाबैटिक। लगा दो, इंपॉर्टेंट एग्जाम में लाइक इंपॉर्टेंट। इसको नहीं लगा और भाई अगली डेफिनेशन में आऊंगा। एडियाबैटिक एग्जाम में आई हुई है। तो नंबर 4 पे है एडियाबैटिक प्रोसेस, और इसके बारे में भी कई बातें हैं, तो ध्यान से सुनना है। एडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस जहां पर नो एक्सचेंज ऑफ हीट विद सराउंडिंग। ये बात तो आइसोलेटेड ने भी बताई थी, याद करो। ये देखो, ये आइसोलेटेड था, और उसने क्या बोला था भाई, आइसोलेटेड सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। याद आ गया नहीं आया? इसने एक बात बोली थी, ना तो कोई मैटर एक्सचेंज होता और ना ही कोई एनर्जी एक्सचेंज होती। किसके साथ? सराउंडिंग के साथ। एनर्जी किस फॉर्म में? मान लो हीट की फॉर्म में। यही बात इसने बोल दी, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट विद सराउंडिंग। तो डेफिनेशन देखिए एडियाबैटिक की, द प्रोसेस इन विच द सिस्टम डज नॉट एक्सचेंज हीट विद सराउंडिंग। ये तो बात वही बोल रहा था, एनर्जी का मतलब हीट, सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज नहीं होती। अरे ये तो बात वही बोला। तो सब बच्चे जो है वो यही पूछते हैं, और कई जो स्कूल के टीचर जो वाइवा लेते हैं ना, वो यही पूछते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडियाबैटिक एंड आइसोलेट। डिफरेंस बता दो भाई। और अगर ये दोनों सेम ही है तो दो अलग अलग जगह क्यों है भाई, एक ही जगह बोल दो। अगर दोनों बिल्कुल ही सेम है तो कुछ तो लफड़ा है। और जो डिफरेंस है वो ये है, देखो एक डिफरेंस बताऊंगा बिल्कुल एक्यूरेट। आज की क्लास और कल की क्लास इससे भी ज्यादा खास होगी, तो कल की मिस मत करियो। जिनकी मिस होगी तो रिकॉर्डिंग देख लियो।
एडियाबैटिक प्रोसेस बोथ, ये इसका डायग्राम भी बिल्कुल ऐसे होता है दिखने में, ये देखो दिखने में डायग्राम इसका भी ऐसे होगा, डबल लेयर होती है इसकी भी, यानी ये साफ साफ बोलता है भाई हम एक्सचेंज नहीं होने देंगे, क्या, हीट। हीट को क्या बोलूं भाई, क्यू बोल दूं, क्यू ही होता है हीट। हीट एक्सचेंज नहीं हो सकती सराउंडिंग के साथ, और हीट को ही बोल देते हैं हम क्या, एनर्जी। और क्या एक्सचेंज हो सकता है सराउंडिंग के साथ, आंसर है वर्क। वर्क एक्सचेंज हो जाएगा सराउंडिंग के साथ। इसका मतलब क्या है मैं बताऊंगा। अच्छा, ये तो इतना घूमना है, ना तो हीट सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज हो सकती, नॉट अलाउड, ना वर्क सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज हो सकता, वर्क भी नॉट अलाउड, हीट भी नॉट अलाउड। बट एडियाबैटिक में वर्क अलाउड, हीट इज नॉट अलाउड। बोलो आया समझ में? मेजर डिफरेंस, मेजर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडियाबैटिक एंड isolated process? Answer, in adiabatic process work can exchange with surrounding, और but heat is do not exchange। लेकिन वहां पर दोनों nor और neither वाला कंसेप्ट है, neither work nor heat exchange with surrounding। ठीक है, तो ये एक मेजर डिफरेंस था। अब मैं इसको लिखवा रहा हूँ, इस बच्चे ने नहीं लिखा, तुम लिखो, कहीं भी जगह बनाओ भाई, कहीं भी बनाओ, कैसे भी बनाओ, बना दो और लिखो। इसी पेज पे बना दो, पेज नंबर 2 के टॉप पे। डिफरेंस बिटवीन एडियाबैटिक एंड आइसोलेटेड। अपने नोट्स में लिखना चाहते हो तो नोट्स में लिख लो। तो मैं डायरेक्ट बात उन 60% स्टूडेंट से कर रहा हूं जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाह रहे हो। और अगर बड़ा करना चाहते हो, तुम्हारे जो ब्रेन है ना, ब्रेन उसके अंदर जो डेटा होने चाहिए ना, वो महंगे होने चाहिए, महंगे, प्रीसियस होने चाहिए। अब मैं जो बोल रहा हूँ प्रीसियस चीज है, जो ध्यान से रखियो। ये तो ये चटर पटर चीज कौन यार, ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम कौन, पूरी दिल्ली में जितने स्टूडेंट है सबको पता होगा ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम। लेकिन जो अब मैं बता रहा हूँ ये रेयर है, और जो चीज रेयर होती है वो महंगी होती है, जैसे गोल्ड, जैसे प्लैटिनम रेयर है, ये अर्थ में हर जगह नहीं मिलता, बहुत मुश्किल से मिलता है, इसलिए वो महंगा है। ठीक है, तो लिखो डिफरेंस एडियाबैटिक और आइसोलेटेड में। एडियाबैटिक में लिखो, एडियाबैटिक वॉल कुछ नहीं होती, एडियाबैटिक वॉल है ये, इसको बोलते हैं एडियाबैटिक वॉल, ये वाली एडियाबैटिक वॉल, दीवार। एडियाबैटिक वॉल डज नॉट अलाउ ट्रांसफर ऑफ हीट, ब्रैकेट में लिख दो एनर्जी, बट अलाउ एज ए वर्क, बट अलाउ एज वर्क, बट अलाउ वर्क, इतना कर दो बस। मैं बताऊंगा वर्क का क्या मतलब है। अच्छा, आइसोलेटेड आ जाओ। आइसोलेटेड सिस्टम नाइदर अलाउ हीट, द ट्रांसफर ऑफ हीट, नाइदर अलाउ हीट, ब्रैकेट में एनर्जी, नॉर वर्क। Neither heat nor work। अब देखो, ये तो समझ में आ गया होगा हीट का सिस्टम क्या है, अलाउड होना ना होना। वर्क नहीं आया होगा समझ में, तो वर्क क्या होता है देखो एक बार। वर्क कुछ नहीं, एक सिंपल सी चीज है। जैसे मान लो ये आपके पास एक बीकर में पानी है, इसका टेम्परेचर है 10 डिग्री, देखना भी वर्क क्या होता है। थर्मोडायनेमिक इसलिए आसान है क्योंकि थर्मोडायनेमिक मैक्रो सिस्टम पे काम करती है, जो हम आंखों से डेली लाइफ में देख सकते हैं। या माइक्रो वाइक्रो नहीं है, कुछ इमेजिनेशन नहीं करते रहे, अच्छा ऐसा होता होगा, आंखों से देख नहीं सकते लेकिन ऐसा होता होगा। जैसे होमोजेनियस मिक्सचर हवा है, हवा में घूम रही है CO2, ये घूम रही है O2, ये घूम रही है N2, ठीक है ना, हम देख पा रहे हैं भाई, लेकिन इमेजिनेशन अभी बोल रहा है तो होता ही होगा, नाक में ऑक्सीजन जा रही है, होता ही होगा। लेकिन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम आंखों से देख सकते हैं हम, ये मैक्रोस्कोपिक है।
तो अब देखो, तुमने अपनी लाइफ में देखा भी होगा और महसूस भी किया होगा। ये 10 डिग्री टेम्परेचर पे पानी है, वो देखिए शीत भिगोने के लिए रई का इस्तेमाल करते हैं। मिक्सर बोल लो, ग्राइंडर बोल लो, रई सभी ने देखी होगी। उसको इसमें डालो और इसको इस तरीके से घुमाओ, कम से कम नहीं तो 5 मिनट तक घुमाओ। पानी में उथल पुथल महसूस कर पा रहे हो? पानी की उस उथल पुथल को बोलते हैं चर्निंग ऑफ वाटर। ठीक है, इस प्रोसेस के दौरान 5 मिनट के दौरान तुम बताओ एक बार इमेजिन करके, क्या टेम्परेचर अभी भी 10 डिग्री रहेगा? तो क्या कम हो जाएगा? क्या होगा? बढ़ेगा। ये बात एक जूल नाम का साइंटिस्ट था, उसने भी बताई थी। हाँ भाई बढ़ेगा, जूल था उसका साइंटिस्ट का नाम। तो उसने बताया कि टेम्परेचर बढ़ गया, कितना हो गया? 11 डिग्री हो गया। अब आपने पता है क्या किया है? क्या इसको हीट करा भाई नीचे से? क्या इसमें वो रॉड डाल दी, रॉड, और वो रॉड डाल के ऑन कर दी, पानी गर्म करने की रॉड? वो भी नहीं है। हम कहेंगे हमने इस पे क्या किया? हमने इस पे वर्क किया। बस ये वही बात बोल रहे हैं कि एडियाबैटिक सिस्टम में वर्क, या इस तरीके से एक रॉड डालने की जगह होती है और इस पे वर्क अलाउड है, आप वर्क कर सकते हो इस पे। लेकिन आइसोलेटेड ऐसी चीज है, ना तो वर्क अलाउड, ना हीट अलाउड, और ना ही मैटर एक्सचेंज अलाउड। कुछ अलाउड नहीं करता भाई। ठीक है ना? अब क्योंकि हमें दोनों में डिफरेंस क्रिएट करना है सिंपल, तो हम इसको मैटर को साइड में रखेंगे और क्या लिखेंगे? यहाँ पे दोनों अलाउड नहीं है, यहाँ पे एक अलाउड है, एक अलाउड नहीं है। बोलो आ गया भैया एडियाबैटिक डिफरेंस? या एक नई टर्म भी डिस्कवर हुई, और वो थी, इसको बोलते हैं एडियाबैटिक वॉल। इसकी दीवार जो होती है ना, वॉल। लेकिन ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम में इसको बोलते हैं बाउंड्री। जैसे इसकी ये क्या है? एडियाबैटिक वॉल। दिस इज वेरी पॉपुलर। इसको बोलते हैं एडियाबैटिक वॉल। लेकिन ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम की दुनिया में इसको एडियाबैटिक वॉल नहीं बोलते। अरे एडियाबैटिक प्रोसेस थोड़ी ना जो एडियाबैटिक वॉल है, फिर क्या बोलते हैं इसको? बाउंड्री। दिस इज कॉल्ड बाउंड्री। तो अब पिछले बैच में, पिछले साल वाले बैच में बाउंड्री का ऊपर जिक्र नहीं हुआ था। इस बार पूरा जिक्र करेंगे अच्छी तरह से, पूरे थर्मोडायनेमिक का, क्योंकि इस बार हमारे पास इतना समय है, सारे तो नोट्स हैं, कुछ लिखना ही नहीं पड़ रहा। पिछली बार इतना लिखना होता था ना, इतना लिखना होता था कि आधा पेज हो पाता था बस एक दिन में, लिखने में टाइम वेस्ट होता। इस बार हम थोड़ा एक्सपेंड कर सकते हैं नॉलेज को। यही वजह है कि इस संडे को तुम्हारी नीट मेंस की क्लास है। टाइम ही टाइम है। ठीक है, तुम्हारा मन करे तुम आओ, तुम्हारा मन करे मत आओ। जो नहीं आ पा रहा तो रिकॉर्डिंग देख लो। ठीक है, क्योंकि यार सच्ची बताऊं तो हमारे पास इतना स्पेस भी नहीं है। सारे बच्चे आने लग गए ना, सोचो इतने बच्चे 3 से 4 वाले हैं, वो भी आने लग गए, इसमें तो हो गया काम। तो जो नीडी पर्सन होंगे मुझे पता है वही आएंगे। लिखो, ये है तुम्हारी बाउंड्री की डेफिनेशन। लिखियो बाउंड्री, द सरफेस। क्या होती है बाउंड्री? पेज नंबर 1 के लेफ्ट के टॉप पे लिख दो, कहीं भी जगह मिले तो। बिल्कुल भी जगह नहीं मिल रही तो बिल्कुल लास्ट पेज देख लो, वहां पूरा पेज खाली है, उसमें जगह बनाओ। बस बस बस, बिल्कुल एक ही। बाउंड्री के बारे में लिखो, द सरफेस, ये वो सरफेस होती है दैट सेपरेट सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग। द सरफेस दैट सेपरेट सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग। That separate system from surrounding. अब स्टोरी को और आगे ले जाते हैं। 4 प्रोसेस तो तुम्हारे सामने खत्म होगी, जिनमें से सबसे इंपोर्टेंट थी एडियाबैटिक। नंबर 5 पे आ जाओ, नाम है रिवर्सिबल प्रोसेस। नंबर 6 है इरिवर्सिबल प्रोसेस। कुछ एग्जांपल रिवर्सिबल प्रोसेस के, भाई पानी को जमा दो, आइस बन गई, आइस को पिघला दो, पानी बन गया। यानी
ए से बी बन सकता है और बी से दोबारा ए बन सकता है। रिवर्सिबल प्रोसेस। पानी का एग्जांपल तो ये होगा, मैंने बताया ना ऐसे थर्मोडायनामिक्स तो तुम ये चीजें देख सकते हो। बताओ और एग्जांपल बताइए। पानी गर्म कर दो फिर ठंडा। हाँ ये भी ठीक है। अब पानी को छोड़ के बाहर आ जाओ, और कुछ बताओ। क्या मैं बर्निंग ऑफ पेपर, एक कागज को जला दूं दोबारा कागज आ जाएगा? वो इरिवर्सिबल में आ गया। लेकिन क्या मैं एक छिपकली की पूंछ काट दूं तो पूंछ दोबारा बन जाएगी? वो रिवर्सिबल में आ गया। एक इंसान का हाथ काट दूं दोबारा हाथ बन जाएगा? इरिवर्सिबल में आ गया। बाल काट सकते हैं। अच्छा एक और है, एक पौधे की ट्री एक टहनी को काट दे तो क्या वो दोबारा से आ जाएगी? रिवर्सिबल में आ गया। अब ना जो छिपकली है उसकी पूंछ काट के जो रीजनरेट होती है, वही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया गया अमेजिंग स्पाइडरमैन में। वहां पे जो साइंटिस्ट था उसका एक हाथ था ही नहीं, तो वो जो छिपकली के स्टीम सेल्स हैं वो निकाल के इंसानों पे यूज कर रहा था बार बार, और वो कामयाब भी हो गया। उसका हाथ उसने रीजनरेट कर लिया उस छिपकली के कॉन्सेप्ट पे। वही साइंस फिक्शनल मूवीज। ठीक है, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस इरिवर्सिबल का रिवर्सिबल बना दिया उसने। ठीक है, आगे। और ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ये साइंस इतनी आगे जा चुकी है कि ये चीज भी बहुत जल्दी जनरेट हो जाएगी। किसी का हाथ पैर कट गए तो दोबारा रीजनरेट, बहुत इजी, बहुत इजी। मैं कह रहा हूं यूएस लगा हुआ है नैनो रोबोट्स बनाने में। नैनो रोबोट्स क्या होते हैं? ये इतने छोटे होते हैं, इनको ना इंजेक्शन में लेके, जैसे अभी कोविड-19 आया था तो वैक्सीन रेडी करी, वैसे ही ऐसी वैक्सीन रेडी कर रहे हैं नैनो रोबोट की, जो ब्लड में डाल दो और ये ब्लड में ही रहेंगे अभी पूरे लाइफ टाइम तक। और ये भाई इतने भयंकर होंगे, कोई तो वायरस आ जाओ, कोई बैक्टीरिया आ जाओ, कोई फंगल है, कोई इन्फेक्शन आ जाओ ब्लड में, 2 मिनट में सफाई करेंगे उनकी। यानी फिर इंसान बीमार होने खत्म, जीरो। नैनो रोबोट्स और ये टेक्नोलॉजी पे होंगे, जबरदस्त टेक्नोलॉजी। और तो और डिजीज खत्म, एंटी एजिंग खत्म। 70 साल की एज में भी लोग ना जवान रहेंगे, 70 साल 70 तक जवान होके मरेंगे वो नैनो रोबोट। और सुन लो, हेलो सुनो, जिस नोवेल की मैं बात बता रहा हूँ वो नोवेल 8 बिलियन लोगों में से जो पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की, उसमें से एक इंसान का नाम बताओ जो करंट में आज की डेट में सबसे इंटेलिजेंट इंसान माना जाता है। बोलो भाई, साइंस स्टूडेंट हो, बोलो ना। आज की डेट में इस दुनिया का तुम लिखोगे भी गूगल पे सबसे इंटेलिजेंट इंसान कौन है आज की डेट में, तो उसका नाम है युवल नोहा हरारी। ढूंढ लियो, युवल नोहा हरारी। और वो आज किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में वो पढ़ा रहा है, वो हिस्ट्री पढ़ाता है। और वो इतना जीनियस है, उसने ये भी बता क्या दिया, ये तो यूएस में हो भी गया। यूएस हेलमेट आ गए। यूएस हेलमेट ऐसे है, अगर कोई मिलिट्री वाला वो हेलमेट पहन लेगा ना तो अपनी कैपेबिलिटी से 10 गुना काम कर सकता है वो। उसकी मतलब इंटेलिजेंसी पावर 10 गुना तक बढ़ गई। 5-6 हेलमेट पहना के और भेज दो किसी मिशन पे, वो अपनी कैपेबिलिटी से 10 गुना बेहतर, क्योंकि सारे नैनो चिप लगा रखे जो ब्रेन को क्या करते हैं, हैंडल करते हैं किसी भी इंसान के ब्रेन को। तो ये तो बन चुके हैं, टेक्नोलॉजी कहाँ जा रही है। और भी सुन लो, लास्ट बात फिर मैं अपने मुद्दे पे आऊंगा। इंसान को क्या बोलते हैं? होमो सेपियंस। अब भूल जाओ, होमो सेपियंस खत्म हो गया, अब आने वाला है होमो ड्यूस। ये इससे भी सुपर ह्यूमन आ गया। साइंस इतनी आगे निकल जाएगी और वो 2030-40 तक हो जाएगा। मैं तुम्हें एक छोटी सी राय दे रहा हूँ, अच्छी लगे तो ले लियो। जितना हो सके कोडिंग, डिकोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, नैनो टेक्नोलॉजी,
और जो एप्लीकेशन मेकिंग, वर्ल्ड वेबसाइट मेकिंग, ये नाम सुनी तुमने? ये सारी चीजें वीडियो के बच्चे को डिकोडिंग सिखा रहे हैं। जितना हो सके इनमें से कोई भी एक स्किल अपने अंदर डाल लियो, एक स्किल, अदरवाइज अनएम्प्लॉयमेंट में नाम आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये दुनिया वहीं जा रही है 2030-40 तक चली जाएगी। नंबर 7 पहले तो नंबर 5 को ही पेज नंबर 2 पे है, नंबर 5 उसी को देखो। क्या होती है रिवर्सिबल प्रोसेस? द प्रोसेस इन विच डायरेक्शन में बी रिवर्स एट एनी स्टेज बाय ए स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब आ जाओ इरिवर्सिबल, इसी का उल्टा। ए प्रोसेस in which reversible process cannot be carried out by a small change in temperature and pressure, and the final is cyclic process. केमिस्ट्री में साइक्लिक प्रोसेस इस तरह से इस्तेमाल की जाएगी। ए से क्या बन गया? बी, बी से क्या बन गया? सी, और सी से दोबारा से ए बन गया। यानी एक सब्सटेंस को चेंज करके इसको बी बनाया, इसी को चेंज करके सी, और अल्टीमेटली कम टू द ओरिजिनल स्टेट। जैसे वाटर वेपर है, वाटर वेपर को ठंडा करो, क्या बन गया? वाटर। वाटर को और फ्रीज करो, क्या बन गया? आइस। आइस को सब्लिमेट कर दो सीधा, जैसे क्या बन गया? वाटर वेपर। ये तो एक पानी और आइस का एग्जांपल बहुत इजी है। केमिस्ट्री में और भी ऐसे एग्जांपल आएंगे जिसमें साइक्लिक प्रोसेस में ये स्टेज फॉलो की जाएगी। डेफिनेशन बहुत आसान है, देखो। द प्रोसेस इन विच ए सिस्टम, अभी सिस्टम के पीछे पड़े हुए हम, undergo a series of change and ultimately return to its original state, इसे बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। यहां से निकल के अब हम जाएंगे सीधे अगले टॉपिक पे। बोलो अगला टॉपिक कौन सा है? एक और ऐसा टॉपिक आ गया जो मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी में गया। लिख लो भाई, स्टेट फंक्शन। इस बच्चे ने स्टेट फंक्शन तो किया है, लेकिन हम पाथ फंक्शन भी करेंगे। पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, और इनसे बचने का तरीका ही बताऊंगा कैसे कैसे टीचर्स को आप बेवकूफ बना सकते हो। स्टेट फंक्शन क्या है? जो स्टेट पे डिपेंड हो, पाथ पे डिपेंड ना हो, उसे बोलते हैं स्टेट फंक्शन। एग्जाम्पल के थ्रू, पहले जनरल लाइफ का एग्जाम्पल। एक इंसान 7th फ्लोर पे खड़ा हुआ है। अब ये मैटर नहीं कर रहा कि वो 7th फ्लोर पे कैसे गया। पहले वो जमीन पे था 1st फ्लोर पे, अब वो कहाँ है फिलहाल? 7th। इनिशियल स्टेज कौन सी है? 1st फ्लोर, और फाइनल कौन सी है? 7th। ये मैटर नहीं करता कि वो स्टेयर्स का यूज करके गया है या लिफ्ट का यूज करके गया है, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। अब इसको मैं केमिस्ट्री के लैंग्वेज में ले जा रहा हूँ। लेबोरेटरी में एक बीकर है, बीकर के अंदर पानी है, और इसका जो टेम्परेचर है वो है 50 डिग्री सेल्सियस। अब ये डिपेंड नहीं करेगा कि तुमने इसको बर्नर पे गर्म किया है, गैस पे गर्म किया है, नहीं। डिपेंड क्या करेगा? पहले टेम्परेचर था 10 डिग्री और अब टेम्परेचर क्या हो गया? 50 डिग्री। तो पहले वाले को क्या बोलते हैं? इनिशियल, और बाद वाले को क्या बोलते हैं? फाइनल। बीच में बात नहीं हुई, इनिशियल और फाइनल। तो अब डेफिनेशन पे आ जाओ स्टेट फंक्शन, और लगा दो मोस्ट इंपोर्टेंट। हर चीज इंपोर्टेंट नहीं लगवाई है मैंने, देखो शुरू से लेके अब तक इंपोर्टेंट बता रहा हूँ। ओपन सिस्टम में तो था आइसोलेटेड वाला सबसे इंपोर्टेंट, फिर अगला आया एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी, दोनों इंपोर्टेंट। फिर उससे अगला आया एडियाबैटिक, फिर उससे अगला आया स्टेट फंक्शन। ये इंपोर्टेंट है, ये एग्जाम आएंगे। तो स्टेट फंक्शन क्या होता है? डेफिनेशन पा दो। A state function is a property of a system whose value depend only on the state of the system, does not depend on the path by which the state is reached. ये हो गया स्टेट फंक्शन। अच्छा, एग्जाम्पल मैंने फिर बोल रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? कौन कौन सा एग्जाम्पल? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंथैल्पी और एंट्रोपी। एंथैल्पी होगी आपकी क्या? H, और कैसे रखा है? एंट्रोपी होगी क्या? S, और एक और रह गया, इन्होंने एक और हट गया यहाँ से, U। U का मतलब लिख दो, इसमें भी लिख दो
एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, ठीक है, ये भी स्टेट फंक्शन है। लेकिन पाथ फंक्शन में क्या है, बस दो ही याद करने हैं, एक तो है W और एक है Q, बस खेल खत्म। वर्क और हीट, ये क्या है तुम्हारे पाथ फंक्शन, और बाकी जितने बच गए वो कौन से है, स्टेट फंक्शन। अब एग्जाम में कंफर्म मान के चलना मेरी तरफ से, तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक स्टेट फंक्शन है, बता दोगे ना, इनमें से मिक्स आएंगे, मिक्स। तो वर्क तो बहुत ज्यादा यूज होगा, तो वर्क कौन सा हो गया, पाथ फंक्शन, और हीट भी क्या हो गया, पाथ। ये एंट्रोपी है, ये एनर्जी है, ये एंथैल्पी है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है और प्रेशर है, ठीक है। क्योंकि तुमने इन जितने भी डाटा है सभी के बारे में क्या सुनोगे, P1 P2 V1 V2, ऐसे करते करते 1 और 2 का मतलब पता है ना, इनिशियल और फाइनल। चलो अब यहां जाओ, कभी भी एक बार भी तुम ये नहीं सुनोगे W1 W2 इस तरीके से। अब देखना इसमें पाथ फंक्शन नहीं दे रखा है, डेफिनेशन लिखो। पाथ फंक्शन डेफिनेशन है, फंक्शन दैट डिपेंड ऑन द पाथ टेकन, फंक्शन दैट depend on the path taken to reach that specific value, to reach that specific value। एग्जाम्पल लिख लो, वर्क और हीट। वर्क और हीट। फाइनली आज का लास्ट टॉपिक, और ये आधी क्लास होती खत्म। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखो। देखो भाई, फर्स्ट लो बकवास लो है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। कुछ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का है, मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली ट्रांसफर फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, इस तरीके से था ना कुछ। तो डेफिनेशन आसान है, लेकिन जस्टिफिकेशन आसान नहीं है, उसको ध्यान में रखना, मतलब मुश्किल भी नहीं है इतनी। तो डिफाइन एंड जस्टिफाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऐसा है, बहुत बढ़िया लॉ। सेकंड है, थर्ड है, और एक और आएगा जीरोथ लॉ, ठीक है। तो चार लॉ है ये। पहला लॉ तो डेफिनेशन देख लो एक बार, खत्म करो। पेज नंबर सेकंड, राइट का बॉटम, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर। आगे इसका जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन में पहला फॉर्मूला निकल के सामने आएगा, ये देखो, और उम्मीद है तुम्हें ये बहुत सिंपल लगेगा। यहाँ एक लिक्विड है जिसकी एनर्जी है U1, मान लेते हैं 5 जूल है एनर्जी, इंटरनल एनर्जी बोलते हैं U को। तो इनिशियल एनर्जी कितनी है भाई, 5 जूल। आपने इसको थोड़ा सा बर्नर पे गर्म कर लिया, यानी हीट डाल दी इसके अंदर। अब ये जो बन गया, अब ये बन गया, पहले तो U1 था, प्लस में थोड़ी हीट भी आ गई, यानी मान लो 15 जूल बन गया, अभी 10 जूल की हीट आ गई। अब इसमें थोड़ा वर्क भी कर दिया, प्लस का W। यू नो वेरी वेल वर्क का क्या मतलब है, ऊपर से वो रही डाल के और घुमा दिया ये इस तरीके से, यानी थोड़ी हीट और बढ़ गई, यानी थोड़ी एनर्जी और बढ़ गई। यानी पहले U1 प्लस Q था, अब W भी आ गया, अब हो गया 16 जूल, और ये तीनों मिलके क्या बन गया, इज इक्वल टू U2। तो कह सकते हैं पहले तो U1 हुआ करता था जिसकी एनर्जी थी 5 जूल, अब ये बन गया U2 जिसकी एनर्जी है 16 जूल। तो बताओ कि कितना एनर्जी में बदलाव आया, 11, एंड दैट 11 इज नोन एज डेल्टा U। डेल्टा U, इंटरनल एनर्जी चेंज।
U2 माइनस U1, 16 माइनस 5 11। तो हम कह सकते हैं कि U1 प्लस में Q प्लस में W इज इक्वल टू U2। U1 को वहां फेंको, Q प्लस W इज इक्वल टू क्या आ गया, U2 माइनस में U1, Q प्लस W क्या आ गया, डेल्टा U, एंड दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला। डेल्टा U आपका पहला फॉर्मूला है यहां से। अब ना ये जो तुम्हारे नोट्स है उसके पीछे एक खाली पेज है, ये रहा खाली पेज। इसके बीच में एक लाइन ऐसे ड्रॉ करके यहीं पे लिख दो इंपोर्टेंट फॉर्मूला, और सारे इंपोर्टेंट फॉर्मूले 10 के 10 इसमें प्रिंट हो जाने चाहिए, बढ़िया। तो पहला फॉर्मूला तो आ गया तुम्हारा, फर्स्ट फॉर्मूला है डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस में W। बिल्कुल दिखने में आसान है, इस पे न्यूमेरिकल बिल्कुल आए हैं, गवर्नमेंट स्कूल ने पूछे इस पे न्यूमेरिकल सेशन एंडिंग में। और इसके जस्ट नीचे 4 बातें और लिख लो, ये 4 बातें फॉर्मूले के जस्ट नीचे, तभी होता है कंप्लीट। ये पहली बात, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम अगर हुआ तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस Q उसी टाइम, क्योंकि आपके सिस्टम ने हीट को एब्जॉर्ब कर लिया। तो गर्म पानी को यार तुम खुला छोड़ दोगे तो लगातार सराउंडिंग में हीट निकालता रहेगा, उसे क्या कहते हैं, हीट इवोल्व्ड बाय द सिस्टम। यहां वैल्यू हो जाएगी माइनस Q। केंद्रीय विद्यालय ने इसको घुमा फिरा के पूछा था, तो मैं वो क्वेश्चन भी तुम्हारे सामने रखूंगा, पहले एनसीईआरटी का क्वेश्चन करेंगे। अगला है वर्क डन, अभी तुम्हारे लिए आसान चीज है यार, वर्क डन बाय द सिस्टम। ये हो जाएगा आपका नेगेटिव W, लेकिन अगर सिस्टम के ऊपर वर्क करोगे, वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो भाई ये हो जाएगा आपका प्लस W, जैसे रही वाला एग्जाम्पल, ठीक है ना। वर्क डन बाय द सिस्टम कैसे करता है, तो ये गैस का कॉन्सेप्ट है, कल की बिल्कुल स्टिक क्लास, कल की एक्यूरेट। चलो तो आप होते हैं हम शुरू, 6.7 पहला न्यूमेरिकल इस चैप्टर का निकालिए भाई, एक्सरसाइज 6.7 एनसीईआरटी। देख लो भाई, शकल देख लो, ऐसे आएंगे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, इन ए प्रोसेस in a process 701 joule of heat is absorbed by the system। बताइए भाई हीट क्या आएगी, Q की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव नेगेटिव का खेल है, बहुत बढ़िया, पॉजिटिव 70, समझ गए या बताऊं, हीट एब्जॉर्ब, ये रहा यार एब्जॉर्ब, पॉजिटिव। अगला 394 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, बताओ W क्या आ गया, 394 जूल। क्या निकालना है, डेल्टा U क्या होता है, Q प्लस W, 701 प्लस में माइनस का 394, आंसर आ गया 307 जूल। खत्म खेल। बेचारे नन्हे मुन्ने बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, अच्छा अच्छा दोनों जोड़ने भाई, जोड़ दो, और बना दिया उन्होंने 1000 समथिंग। गलत हो गया वो, ये फॉर्मूला इस बेस पे काम करेगा। अब तुम कर दोगे, एक आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन दे रहा हूँ जो केवीएस में आया था, लिखियो, एमटीजी में मिला है, किसकी बुक है, चलो अभी करके दिखाओ। एनसीईआरटी भी निकाल के रखियो भाई। क्वेश्चन है,
when 430 joule of work was done on the system. 430 joule of work was done on a system, comma, it lost 120 joule of energy as a heat. It lost 120 joule of energy as a heat. Dot. Calculate delta U. Sir, 310. Calculate. Delta U. बोलो क्या आंसर आया? सही जवाब है 310। बहुत बढ़िया। एक्सरसाइज पे जियो। वैसे नॉर्मली पूछ रहा हूं मैं, क्या कोई बच्चा सेकंड क्वेश्चन का आंसर बता सकता है? आज की क्लास लेने के बाद सेकंड क्वेश्चन का आंसर। नीट जैसे पेपर में आता है ये क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखियो। पढ़ लो ऑप्शन ए बी सी डी। वेरी गुड, सही जवाब है सी। एडियाबैटिक प्रोसेस वो होती है जिसमें इट डज नॉट अलाउ हीट विद सराउंडिंग। ठीक है ना, तो आंसर है